नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 20 सालों में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री की हुई गिरफ्तारी। ठाकरे को थप्पड़ वाले बयान के लिए नारायण राणे हुए अरेस्ट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ थप्पड़ संबंधित टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राणे ने जुलाई माह में ही नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री के रूप में पद संभाला है। दोस्तों पुलिस की टीम मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए सम्मेश्वर गई थी। राणे 20 साल में ऐसे पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। राणे की गिरफ्तारी की आशंका उस समय बढ़ गई थी जब गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधी उनकी ओर से दाखिल की गई याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपनी टिप्पणी को लेकर दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दाखिल राणे की याचिका में प्राथमिकी रद्द करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया है। दोस्तों न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जामदार की पीठ के समक्ष दाखिल याचिका में मंगलवार को ही तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि पीठ ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि याचिका का उल्लेख करने की अनुमति नहीं है। पीठ ने कहा था कि वकील को प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। दुशांबे के रास्ते दिल्ली पहुंचे 78 लोग। काबुल से आई गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है और ताजिकिस्तान के दुशांबे से 78 लोगों को एयर इंडिया के स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 78 व्यक्तियों के एक समूह को कल यानी कि 23 अगस्त को भारतीय वायुसेना के विमान के माध्यम से काबुल से दुशांबे लाया गया था। दुशांबे से दिल्ली आए लोगों में 44 अफगान सिख शामिल हैं जो काबुल से पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी अपने साथ लेकर पहुंचे। उनके साथ 25 भारतीय नागरिक भी दिल्ली पहुंचे हैं जो काबुल में फंसे हुए थे। सभी यात्रियों को एयर इंडिया के स्पेशल विमान के जरिए दुशांबे से दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर 2 केंद्रीय मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा भारत सरकार के अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय विश्व मंच के सदस्य भी उनकी सहायता के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच हुई चर्चा। 45 मिनट तक हुई बातचीत। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई और तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के साथ साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि अफगानिस्तान के ताजा हालात पर मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के से विचारों का उपयोगी और विस्तृत आदान प्रदान हुआ। हम दोनों ने कोरोना के खिलाफ भारत रूस सहयोग सहित द्विपक्षीय एजेंडे से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। महत्वपूर्ण मुद्दों पर घनिष्ठ विमर्श जारी रखने पर दोनों सहमत हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से भी अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की थी। दोनों नेताओं ने इस दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। तालिबान को बड़ा झटका। अमेरिका सहित 60 देशों ने अफगानिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद रोकी। सपोर्ट में है केवल चीन। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुके तालिबान को अमेरिका सहित 60 देशों ने बड़ा झटका दिया है। इन देशों ने अफगानिस्तान को हर साल मिलने वाली कई मिलियन डॉलर की मदद रोकने का फैसला किया। हालांकि चीन तालिबान के सपोर्ट में सामने आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अफगानिस्तान की बदतर स्थिति के लिए सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। वेनबिन ने कहा कि अफगानिस्तान को इस हालत में छोड़कर अमेरिका वापस नहीं जा सकता। चीन युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहे अफगानिस्तान को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका के बैंकों में मौजूद अफगान सरकार के खातों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अफगानिस्तान को मिलने वाली 460 मिलियन डॉलर निकालने पर रोक लगा दी है। दोस्तों अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के विदेशी भंडार में जमा 9 मिलियन डॉलर में से करीब 7 मिलियन डॉलर फेडरल रिजर्व बैंक और न्यूयॉर्क के पास है। बाइडेन प्रशासन पहले ही इस पैसे को सीज कर चुका है। कोशिश की जा रही है कि बाकी पैसे भी
तालिबान तक न पहुंच सके। अगले 4 साल तक अफगानिस्तान को $12 मिलियन देने के लिए 60 से ज्यादा देशों ने नवंबर में एग्रीमेंट किया था। अब यह पैसा मिलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजशीर से बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हुआ तालिबान। अहमद मसूद से मौजूदा हालात और सरकार गठन पर शुरू की चर्चा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान एक और सरकार बनाने की कवायद में जुटा है तो दूसरी ओर उसकी ओर से कई गुटों से बातचीत भी जारी है। पंजशीर में इस्लामिक अमीरात और रेजिस्ट फ्रंट के बीच सीधी बातचीत शुरू हो गई है। रेजिस्ट फ्रंट और इस्लामिक अमीरात के सूत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल अहमद मसूद के साथ अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति और भविष्य की सरकार पर चर्चा करने के लिए आज यानी कि मंगलवार को पंजशीर गया है। इससे पहले अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुद्दुल्ला सालेह ने आज मंगलवार को पंजशीर के हालात पर मीडिया से खासी बातचीत में कहा कि तालिबान जो दावा कर रहा है कि उसने पंजशीर के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया है वह बिल्कुल गलत है। हम पूरी तरह नियंत्रण में है। पंजशीर के लोगों का जोश पूरी तरह से हाई लेवल पर है। कार्यकारी राष्ट्रपति सालेह ने कहा कि पंजशीर के लोग तालिबान के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हर तरह की बातचीत को तैयार हैं। हम अपने इलाके में शांति चाहते हैं, लेकिन अगर तालिबान लड़ाई चाहता है तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कहा 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी उसे मोदी सरकार ने बेचने का निर्णय ले लिया है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम पर राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर इस योजना के जरिए देश की सरकारी संस्थानों को बेच डालने का आरोप लगाया। दोस्तों मंगलवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी मोदी सरकार ने उसे बेचने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि रेलवे को निजी हाथों में बेच दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सब कुछ बेच रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी का नारा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कल वित्त मंत्री ने देश में जो भी 70 सालों में बना उसे बेच दिया। देश के युवाओं से केंद्र ने रोजगार छीना, कोरोना में मदद नहीं की, किसानों के लिए 3 कृषि कानून बनाए। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों पर भी केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने 1.6 लाख करोड़ का रोडवेज बेच दिया। देश की रीढ़ कही जाने वाली रेलवे को 1.5 लाख करोड़ में बेच दिया। गेल की पाइपलाइन, पेट्रोलियम की पाइपलाइन, बीएसएनएल और एमटीएनएल को भी केंद्र ने बेच दिया। वेयर हाउसिंग को भी केंद्र सरकार बेच रही है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार माइनिंग, 25 एयरपोर्ट, 9 पोर्ट, 31 प्रोजेक्ट भी बेच रही है। नेशनल स्टेडियम भी बेचा जा रहा है। इन्हें बनाने में तो 70 साल लग गए। इन्हें 4 लोगों को बेचा जा रहा है। यही सच्चाई है। उद्योगपतियों को इसका तोहफा सौंपा जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, धीमी रही वैक्सीनेशन की रफ्तार तो सितंबर अक्टूबर में कोविड की तीसरी लहर की चेतावनी। हर दिन आ सकते हैं 6 लाख केस। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले एक संस्थान की ओर से गठित एक विशेषज्ञ समिति ने आशंका जताई है कि देश में सितंबर और अक्टूबर के बीच कभी भी कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। रिपोर्ट में टीकाकरण की रफ्तार को और तेज करने का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने यह भी कहा कि बच्चों को वयस्कों के समान जोखिम होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने की स्थिति में बाल चिकित्सक, अस्पताल, डॉक्टर और उपकरण जैसे वेंटिलेटर, एम्बुलेंस आदि की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सिर्फ 7.6% यानी कि 10.4 करोड़ लोगों का ही पूर्ण टीकाकरण किया गया है और अगर वर्तमान टीकाकरण दर में वृद्धि नहीं की गई तो भारत में महामारी की अगली लहर में प्रतिदिन 6 लाख मामले सामने आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना महामारी की तीसरी लहर पर स्वास्थ्य मंत्री का भी आया बयान। जी हां दोस्तों, देश के कुछ हिस्सों में जहां कोरोना वायरस को लेकर बेफिक्री दिख रही है, वहीं कई जगह कोरोना महामारी की तीसरी लहर का मुकाबला करने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी सिलसिले में राजधानी में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली सरकार भी संभावित तीसरी लहर को लेकर लगाए गए पूर्वानुमानों के तहत तेजी से काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आने वाले महीनों में दूसरी लहर के जैसा हाहाकार न मचे, इसलिए हम 37,000 बेड का इंतजाम कर रहे हैं। अस्पताल के इन एक्स्ट्रा बिस्तरों में 12,000 आईसीयू बेड होंगे। इसी के साथ किसी भी तरह के ऑक्सीजन संकट से उभरने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही है।
इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 21,26,10,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 44,42,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि प्रमुख हैं। इनमें भी दोस्तों अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में हर रोज 1.5 लाख के लगभग नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3,24,74,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान का फरमान, नेल पॉलिश लगाने वाली महिलाओं की काट लेंगे उंगलियां, जींस पहनने पर लड़कों की पिटाई। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद उनकी क्रूरता की खबरें भी हर रोज सामने आ रही है। भले ही तालिबान खुद को सुधरा हुआ दिखा रहा है, मगर सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो और फोटोज तालिबान का असली चेहरा दुनिया के सामने रख रहे हैं। तालिबान ने जींस पहनने पर रोक लगा दी है और लड़कियों को नेल पॉलिश के इस्तेमाल से दूर रहने की हिदायत दी है। आतंकवादियों ने स्पष्ट किया है कि उनकी बात नहीं मानने वालों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हाल ही में जींस पहनने के लिए कुछ युवाओं की बेरहमी से पिटाई की गई। द सन में छपी खबर के अनुसार एक अफगानी बच्चे ने तालिबानी क्रूरता उजागर करते हुए बताया कि उसे और उसके दोस्तों को जींस पहनने के लिए कड़ी सजा दी गई। लड़के ने बताया कि वो काबुल में अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था, तभी सामने से आ रहे तालिबानी लड़ाकों ने उन्हें रोक लिया। आतंकवादियों ने जींस को इस्लाम का अनादर बताते हुए पहले उनकी पिटाई की, फिर बंदूक दिखाकर उन्हें दोबारा गलती न दोहराने की धमकी दे डाली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, LIC में विदेशी निवेशक भी लगाएंगे पैसा, केंद्र सरकार FDI को मंजूरी देने की कर रही है तैयारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी हिस्सेदारी बेचने की कवायद में जुटी है। इसके लिए LIC का IPO लाने की भी योजना पर काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार देश के सबसे बड़े IPO में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI की मंजूरी दे सकती है। इसके बाद कोई भी विदेशी निवेशक देश के सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकता है। यही नहीं, FDI को मंजूरी के बाद बड़े पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां IPO में बोली लगा सकेंगी। दोस्तों केंद्र सरकार की LIC में 100% हिस्सेदारी है। देश की ज्यादातर बीमा कंपनियों में 74% FDI की अनुमति है। हालांकि संसद के कानून से बनी विशेष कंपनी होने के कारण ये नियम LIC पर लागू नहीं होता। सूत्रों के मुताबिक LIC में FDI की अनुमति को लेकर चर्चा शुरुआती दौर में है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, RBI के मुताबिक किसी विदेशी व्यक्ति या कंपनी की ओर से 10% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीद FDI मानी जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद LIC की वैल्यू $261 अरब पहुंच सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के दाम और बढ़े, जानिए क्या है ताजा भाव। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में और बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 170 रुपए की तेजी के साथ 46,544 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 172 रुपए की तेजी के साथ 61,584 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1801 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.60 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मारुति सुजुकी पर लगा 200 करोड़ का जुर्माना, कम डिस्काउंट देने के लिए डीलर्स पर दबाव बनाने का है आरोप। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने मारुति सुजुकी इंडिया पर अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, CCI सभी क्षेत्रों में अनुचित व्यापारिक व्यवहारों पर रोक लगाता है। इसके साथ ही आयोग ने कंपनी को
को इस तरह के किसी भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस से बचने का निर्देश दिया है। दोस्तों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मारुति सुजुकी को 60 दिन में जुर्माने की रकम का भुगतान करने को कहा है। वर्ष 2019 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इन आरोपों की जांच शुरू की थी कि मारुति सुजुकी अपने डीलर्स को सीमित डिस्काउंट देने के लिए बाध्य करता है। इससे उनके बीच प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है और इसका नुकसान ग्राहकों को उठाना पड़ता है, जिन्हें अधिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कम कीमतों पर कार मिल सकती थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अन्य शब्दों में कहा जाए तो डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी कंपनी के डीलर्स के लिए है। उनके जरिए डीलर्स को MSIL द्वारा तय सीमा से ज्यादा डिस्काउंट या निःशुल्क सुविधाएं देने को लेकर हतोत्साहित किया जाता है। अगर कोई डीलर अतिरिक्त डिस्काउंट देना चाहता है तो उसे MSIL से इस बात की छूट लेनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोविशील्ड की 2 डोजों के बीच का गैप हो सकता है कम, सरकार कर रही है विचार। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 2 डोजों के बीच का गैप कम किया जा सकता है। गैप को कम करने का सुझाव हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली संस्था IAPSM यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की ओर से दिया गया है। दोस्तों, इस बारे में IAPSM का कहना है कि केंद्र सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। देश में इस वक्त 59 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है और सरकार की तरफ से लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश हो रही है। अब 2 डोज का गैप 12 हफ्ते से घटाकर 8 हफ्ते करने पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान तालिबान ने की सरकार गठन की तैयारी, अमेरिका को दिया अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। अफगानिस्तान में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आगे का प्लान बताया। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार गठन पर बातचीत जारी है, कुछ सरकारी दफ्तरों में काम भी शुरू हो गया है और कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अफगानिस्तान में कल से सभी बैंक खोलने का निर्णय लिया गया है। तालिबान ने अमेरिका को भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अमेरिकी सेना ने एयरपोर्ट पर फायरिंग की है। तालिबान ने अमेरिकी सेना को 31 अगस्त तक काबुल खाली करने का अल्टीमेटम दिया है, साथ ही अन्य देशों से सहयोग भी मांगा है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे तमाम देशों के राजदूतों से काबुल से न डरने की अपील की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ब्रिक्स बैठक में भारत का पाकिस्तान पर निशाना, बिना नाम लिए कहा आतंकवादियों को पालता है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, भारत ने ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की डिजिटल माध्यम से हुई बैठक में परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर सीमा का आतंकवाद और जैश-ए-मोहम्मद व लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी समूहों को पनाह देने के लिए निशाना साधा। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने सीमा पार आतंकवाद और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों की गतिविधियों का मुद्दा उठाया, जिन्हें राज्य का समर्थन हासिल है और शांति व सुरक्षा को खतरा है। इसके साथ ही ब्रिक्स देशों की बैठक में अफगानिस्तान के हालात की भी समीक्षा की गई। भारत ने कहा कि बैठक में अफगानिस्तान, ईरान, पश्चिम एशिया और खाड़ी में वर्तमान विकास और साइबर सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के लिए उभरते खतरों के संदर्भ में क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की गई। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार उच्च प्रतिनिधियों की बैठकें ब्रिक्स देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरी है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के 4 बड़े महानगरों का नाम क्या क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के चारों महानगरों के नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपको जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।